सुप्रभात, नमस्कार सभी छात्राओं को बगरू महिला पीजी महाविद्यालय की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। ऑनलाइन कक्षाओं की कड़ी में आज हम आपको बीए और बीए बीएड तृतीय वर्ष के इतिहास विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के रूप में आधुनिक भारत का इतिहास, जो कि 1761 से आरंभ होकर वर्तमान 20वीं शताब्दी के 1971 तक माना गया है, उसके अध्याय तृतीय तीसरा अध्याय जो हमारा चल रहा है, जिसका नाम है आंग्ल मराठा युद्ध। इसको हमने कुछ देख भी लिया है, लेकिन आज जो मेन मुख्य चीज़ होगी वो है इसमें आंग्ल मराठा युद्ध जो थे 3, उन युद्धों का हम विशेष रूप से उल्लेख करेंगे, जिसमें पहला युद्ध हम प्रस्तावना के रूप में लेते हैं। शुरुआत हम यहीं से करेंगे क्योंकि प्रस्तावना हमने इस अध्याय की पढ़ ली है। आज हम आंग्ल मराठा युद्ध का पहला जो युद्ध था, या जिसको हम कह सकते हैं प्रथम चरण, वो कब से कब तक चला और किस किस के मध्य हुआ। तो ध्यान रहे आपको, आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1775 से आरंभ है। और कहाँ से आरंभ है? वहीं से आरंभ है जहाँ से राघोबा और ब्रिटिश कंपनी, जो कि बम्बई कंपनी के नाम से जानी जाती है, उनके मध्य 6 मार्च 1775 को जब सूरत की संधि हुई, उसी सूरत की संधि के बाद जब संधि की शर्तें मराठों के लिए घातक और विनाशकारी सिद्ध हुई, तत्पश्चात मराठों ने युद्ध करने का निर्णय लिया और वहीं से ये प्रथम युद्ध आरंभ होता है, जिसमें वर्ष 1775 ही माना जाता है। और 1775 से लेकर 1782 तक लगभग 7 वर्ष तक युद्ध चला, जिसमें बीच में कई संधि समझौते किए गए, जिनमें महत्वपूर्ण संधि समझौते रहेंगे वो विशेष रूप से अंतिम 1782 का माना जाएगा। और उसी के बाद युद्ध में विराम लगेगा और कुछ समय के लिए, कुछ समय ही नहीं हम ये कह सकते हैं, बल्कि 20 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए? 20 वर्षों के लिए युद्ध में शांति संधि हो जाएगी। यानी अंग्रेज मराठों से 20 वर्षों तक के लिए ध्यान हटा लेंगे और अन्य भारत की जातियों के साथ युद्ध लड़ते रहेंगे, और यहाँ पर 20 वर्षों तक शांति या संधि समझौता बना रहेगा। क्योंकि दूसरा युद्ध जो चालू होगा वो 1803 से 6 के मध्य होगा, जिसे द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कहते हैं। और तीसरा, क्योंकि 3 युद्ध है इसमें, प्रमुख 3 युद्ध में पहले लिख भी चुका हूँ, लेकिन फिर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ आज इसके अनुसार ही। प्रथम युद्ध जो है ये, जिसको आंग्ल मराठा युद्ध कहते हैं, ये 1775 से 82 तक है। 1782 आपको इतिहास में ये सन जो है बिल्कुल विधिवत रूप से याद रहने चाहिए, कब से कब तक युद्ध लड़ा गया। द्वितीय जो होगा हमारा, ये द्वितीय युद्ध जो होगा वो हमारा कब होगा? 1803 से 1806 तक माना गया है। ठीक है, तो इसको दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध कहते हैं। और तीसरा जो रहेगा, जिसको तृतीय कहेंगे हम, ठीक है, तृतीय युद्ध रहेगा, ये हमारा मराठों और अंग्रेजों के मध्य कब से कब तक रहेगा? 1817 से 1818 तक, यानी 1 साल का ही है, लेकिन निर्णायक है। और इसी के साथ मराठों की शक्ति अंग्रेजों के सामने नतमस्तक हो जाएगी और मराठे कमज़ोर होकर बिखर जाएंगे और अंग्रेज यहाँ पर शक्तिशाली विदेशी जाति के रूप में प्रभावित होंगे। तो पहला युद्ध हम आरंभ कर रहे हैं, जिसको प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कहते हैं। तो ध्यान से सुने इसे, क्योंकि इसका घटनाक्रम जो है वो इस प्रकार है। जब, हाँ, एक चीज़ और आपको बता दें कि जिस समय प्रथम युद्ध लड़ा गया, जिसे आंग्ल मराठा युद्ध कहते हैं, उस समय गवर्नर कौन था? अब ये तो आप भी बता सकते हैं, क्योंकि आपको मैंने पिछली क्लास में पूरा 1756 से लेकर 1856 तक का, यानी 100 वर्षों का जो था ब्रिटिश कंपनी का काल, उसके गवर्नरों की एक लिस्ट दी थी गवर्नर जनरल। उन गवर्नर जनरलों में से ही एक गवर्नर जनरल था, जो कौन था इस समय? वो था वारेन हेस्टिंग। क्या नाम था? वारेन हेस्टिंग, ये भी कह सकते हैं वारेन हेस्टिंग। और इसका टाइमिंग भी याद होगा आपको कि कब से कब तक रहा। इसका टाइमिंग था 1772 से 85।
72 72 से लेकर 1785 85, क्योंकि इसके बाद कॉर्नवालिस आ जाएगा। यहाँ तक जो था वो कौन था? वारेन हेस्टिंग। तो ये अंग्रेजों की तरफ से मुख्य पार्टी थी, और मराठों की ओर से मराठा सरदारों में जिसमें नाम आएंगे सिंधिया का, महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस, भोंसले, होलकर, ऐसे इस प्रकार से गायकवाड़, ये मराठों में मराठा सरदार होंगे। तो शुरू करते हैं प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को। 18 मई 1775 को अंग्रेजों व मराठों के बीच अरास नामक स्थान पर भीषण युद्ध हुआ, जिसमें मराठे पराजित हुए। अंग्रेजों ने सालसेट पर अधिकार कर लिया, जो कि एक व्यापारिक बंदरगाह या केंद्र मान सकते हैं, उस पर अंग्रेजों ने अपना अधिकार कर लिया। बंगाल कौंसिल ने सूरत की संधि को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि इससे पहले सूरत की संधि हुई थी 6 मार्च। कब हुई थी? 6 मार्च 1775 को। और किस किस के बीच हुई थी? इसको हम सूरत की संधि कहते हैं, सूरत की संधि। और ये किस किस के बीच हुई थी? राघोबा और अंग्रेजों के मध्य। तो कौन कौन? राघोबा, क्योंकि इसको बार बार हम इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि यहीं से युद्ध की शुरुआत है और युद्ध का कारण भी यही है। तो राघोबा एवं बम्बई कंपनी, क्या नाम था? बम्बई कंपनी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की शाखाएं भारत में जो फैली हुई थी वो अलग अलग जगह के नाम से थी, इसलिए बम्बई कंपनी के और राघोबा के मध्य कौन सी संधि हुई थी? सूरत की संधि हुई थी। कौन संधि हुई थी? सूरत। और इसी सूरत की संधि 6 मार्च 1775 को हुई। उसको बाद में कब खारिज कर दिया गया, कब कैंसिल कर दिया गया? जब 18 मई 1775 को क्या हुआ? अरास नामक स्थान, जो कि एक जगह पड़ती है, अरास नामक स्थान पर युद्ध हुआ और उसमें मराठे क्या हो गए? पराजित हुए, और उसी के साथ इसे स्वीकार कर दिया। अंग्रेजों की ओर से 1 मार्च 1776 को मराठों के साथ एक संधि की गई, क्योंकि जब अरास में यहाँ हारे, अरास के युद्ध में जब हार गए मराठे, ठीक है, युद्ध में हारे, तो उनके साथ जो संधि से की गई उस संधि को हम कहेंगे 1 मार्च, क्योंकि ये अगले महीने और अगले वर्ष के अनुसार है। तो अगले वर्ष कौन सा होगा? 75 के बाद 76। तो 1 मार्च 1776 को मराठों एवं अंग्रेजों के मध्य, किसके मध्य? अंग्रेजों के मध्य, मराठों और अंग्रेजों के मध्य जो संधि हुई, उस संधि को क्या नाम दिया गया? उस संधि को नाम दिया गया पुरंदर की संधि। क्या नाम दिया गया? पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि ये उसी संधि के समानार्थी है जिस प्रकार हम मराठों के पूर्व छत्रपति शिवाजी और मुगलों के मध्य संधि हुई थी, वो भी पुरंदर की संधि थी, लेकिन उसका टाइम अलग था, वो 1665 का समय था। और अब हम कहाँ गए हैं? 1776 में आ गए हैं। तो समय इतिहास के क्रमबद्ध रूप में आगे बढ़ता है और उसी के अनुसार ये संधि इस समय की है, जिसे हम पुरंदर की संधि कहते हैं। तो सुनिए ध्यान से, 1 मार्च 1776 को मराठों के साथ संधि की गई। अब इस संधि की शर्तें क्या थी? तो संधि की शर्तें ये भी याद रखें कि संधि की शर्तें किस पर लागू होती है? हारने वाले पर। तो यहाँ पर जो हारा वो कौन था? मराठे। तो मराठे इसमें क्या होंगे? कमजोर सिद्ध होंगे। तो किस प्रकार होंगे? अंग्रेजों का दबाव जो रहेगा वो मराठों पर किस रूप में रहेगा? तो वो संधि शर्तें पढ़ने से ही पता लगेगा। तो नंबर 1 है, अंग्रेजों ने राघोबा के लिए जो रकम खर्च की थी उसके लिए मराठों को 12 लाख रुपए देने के लिए बाध्य किया। पहली शर्त ये रखी गई अंग्रेजों के द्वारा मराठों के पास। दूसरी, सूरत की संधि को रद्द कर दिया गया और मराठों ने राघोबा को 3,15,000 रुपये वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया। ये कहा कि राघोबा अब किसी प्रकार की राजनीति नहीं करेगा, ओनली उसे अंग्रेज क्या देंगे? पेंशन देंगे। ठीक है, इसीलिए उसके लिए 3,15,000 रुपये वार्षिक पेंशन निर्धारित की गई। तीसरा, राघोबा अब कोई भी सेना नहीं रख सकेगा, अर्थात राघोबा या मराठों की शक्ति को पूरी तरह कमजोर करने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया? ये निर्णय लिया इस संधि शर्त के रूप में कि अब राघोबा कोई सेना नहीं रखेगा और गुजरात में जाकर बस जाएगा। इसको जगह भी दे दी गई पेंशन देकर कि अब आप नो टेंशन रहिए, आपको पेंशन मिल रही है, इसलिए आप कहाँ जाएं? गुजरात, और वहाँ जाकर रहें। चौथी और अंतिम शर्त जो थी इसमें, युद्ध में अंग्रेजों ने जो क्षेत्र प्राप्त किए थे, अर्थात युद्ध में अंग्रेजों ने जो क्षेत्र प्राप्त किए थे, अब वो किसके पास रहेंगे? अंग्रेजों के पास ही रहेंगे, यानी वापस नहीं लौटाए जाएंगे। तो ये 4 संधि शर्तें जो रखी गई थी, ये पुरंदर की संधि की मुख्य शर्तें हैं।
किसकी शर्तें हैं ये? पुरंदर की संधि की मुख्य शर्तें हैं। ठीक है। इसके बाद अब इस संधि पर मराठों की ओर से जिसने हस्ताक्षर किए वो था सुखराम बापू। तो कई बार पूछ लेते हैं कि संधि शर्त पर पुरंदर की संधि में मराठों की तरफ से कौन था? तो मराठों की तरफ से सुखराम बापू। ठीक है, सुखराम बापू ने हस्ताक्षर किए थे। और अंग्रेजों की ओर से कौन था? कर्नल ऑप्टन। अंग्रेजों की ओर से कौन था? अंग्रेजों की ओर से कर्नल ऑप्टन। तो दोनों पक्ष आपको याद रहने चाहिए कि अंग्रेजों की ओर से कौन था? कैप्टन ऑप्टन। कर्नल ऑप्टन भी बोल सकते हैं। कर्नल ऑप्टन जो था उसने हस्ताक्षर किए, MU एक तरह से इस पे हस्ताक्षर किए। तो ये चीज़ हमें याद रहनी है कि मराठों के और अंग्रेजों के मध्य जो पुरंदर की संधि हुई उसकी शर्तें कितनी थी? 4। मैंने बता दिया आपको। उन्हीं शर्तों के अनुसार समझौता करने वाले कौन कौन थे? तो मराठों की तरफ से सुखराम बापू थे और अंग्रेजों की तरफ से जनरल ऑप्टन थे। इसको कैप्टन भी कह सकते हैं और जनरल भी कह सकते हैं। तो आप याद रहे जनरल ऑप्टन। ओके, तो ये कंप्लीट। मैंने बताया था आपको कि 75 से लेकर 82 तक युद्ध चलेगा। अभी युद्ध खत्म नहीं हुआ है, बीच बीच में फिर युद्ध होगा, क्योंकि अलग अलग मराठों की शाखाएं हैं जिनमें अलग अलग सरदारों का नेतृत्व करते हुए अंग्रेजों का सामना किया जाएगा, जिसमें मुख्य रूप से 4 जातियों को मराठों में मानते हैं। जैसे पहला मराठा सरदारों में मराठा सरदार, इसमें पहला है सिंधिया, दूसरा गायकवाड़, तीसरा होलकर और चौथा कौन है? अलग अलग शाखाएं थी क्योंकि अलग अलग जगह के ये सरदार थे। इसी प्रकार इसमें अलग अलग सरदारों के द्वारा नेतृत्व किया गया। जैसे नाना फडणवीस का भी योगदान है, हालांकि शाखा के रूप में एक शाखा और आएगी तो फडणवीस। इस प्रकार ये अलग अलग सरदारों के द्वारा इसमें नेतृत्व लिया गया है। अब देखिए आगे 1778 में पुनः ब्रिटिश सेना आगे बढ़ती गई और पूना तक पहुंच गई। कहाँ तक पहुंच गई? पूना तक। और जब पूना तक पहुंच गई तो जाहिर सी बात है पूना किस में आता है? महाराष्ट्र में। और जब महाराष्ट्र में पूना आएगा तो जाहिर सी बात है वहाँ पर क्या होगा? अब युद्ध होने की संभावना बनेगी। तो युद्ध होने की संभावना जब बनेगी तो उसमें वापस से देखिए अब क्या रहेगा। धीरे धीरे मराठा भी अपनी सेना लेकर आगे बढ़ने लगे। दोनों सेनाएं आमने सामने होने लगी और उसी समय मराठा सेना का नेतृत्व जो करने लगे उनमें 2 नाम मुख्य है जो हमारे इस चैप्टर के नाम में ही आए हुए हैं, क्योंकि हमारा चैप्टर पूरा है जिसका नाम है आंग्ल मराठा युद्ध एवं महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस का योगदान। तो उन दोनों के द्वारा जो किया गया कार्य वो इसमें है। तो मराठा सेना का नेतृत्व इसमें महादजी सिंधिया के द्वारा किया गया और दूसरा होलकर के नेतृत्व में किया गया, जिसका होलकर का पूरा नाम था मल्हराव होलकर। तो महादजी सिंधिया एवं होलकर, मल्हराव होलकर। शॉर्ट नेम होलकर है, सर नेम जिसे कह सकते हैं, और बाकी नाम क्या है? मल्हराव होलकर। इन दोनों के द्वारा 1778 में, कब? 1778 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ वापस पुनः आगे बढ़ते हुए युद्ध करने का निर्णय लिया गया। और कहा जाता है पूना से 18 मील दूर एक गांव है तेलगांव। पूना से 18 मील दूर तेलगांव ये जगह है जो 18 मील दूर है किससे? पूना से। याद रहे आपको, पूना से 18 मील दूर का क्या है? तेलगांव। वहाँ पर मैदान है, उसमें 19 जनवरी 1779 19 जनवरी 1779 को 19 जनवरी 1779 को दोनों सेनाओं के मध्य युद्ध आरंभ हुआ और दोनों पक्षों में ये युद्ध भीषण रूप से चलता रहा, जिसमें अंत में अंग्रेज पराजित हुए। ध्यान रखें यहाँ पर पासा पलट गया है। अब की बार महादजी सिंधिया ने पूरी ताकत और होलकर ने पूरे जोश के साथ युद्ध लड़ा और उसी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? अब की बार मराठे जीते हैं, अर्थात विजित है। और कौन पराजित है? पराजित कौन है? अंग्रेज।
तो यहाँ पर अंग्रेजों की बुरी तरह हार हुई है। कौन से युद्ध में? हम कह सकते हैं तेलगांव के युद्ध में। कब? जो पूना से 18 किलोमीटर दूर है, 19 जनवरी 1779 को। ठीक है, अब आगे देखिए घटनाक्रम आगे बढ़ते हुए क्या होता है, जिसमें अंग्रेज पराजित हुए और बंबई सरकार को मराठों के साथ अपमानजनक समझौता करना पड़ा। एक समझौता पहले हुआ था जो बंबई सरकार और राघोबा के बीच हुआ था, उसमें मराठे हारे थे, अर्थात राघोबा हारा था और बंबई सरकार ने संधि शर्तें थोपी थी सूरत की संधि के रूप में। और यहाँ पर अब क्या हुआ है, 29 जनवरी 1779 को दोनों के बीच में एक समझौता हुआ। 29 जनवरी 1779 को एक समझौता हुआ जिसको संधि कह सकते हैं। समझौता हुआ जिसका नाम क्या रखा गया? जिसका नाम रखा गया बड़गांव का समझौता। क्या नाम दिया गया? बड़गांव। तो याद रखें आपको, बड़गांव का समझौता। और इस बड़गांव के समझौते में जो शर्तें रखी गई वो किस रूप में किसको पालन करनी थी, वो देखने की बात है कि बड़गांव का जो समझौता हुआ उसमें कितनी शर्तें रखी गई? तीन शर्तें मुख्य थी। पहली, अंग्रेज राघोबा को मराठों के हवाले कर देंगे। अंग्रेज क्या कर देंगे? मराठों के हवाले किसको कर देंगे? राघोबा को कर देंगे। पहली शर्त ये थी, बड़गांव की संधि की शर्तें हैं ये, कि अंग्रेज मराठों को, राघोबा को उनके अधीन कर देंगे। दूसरा, जब तक अंग्रेज जीतते प्रदेश नहीं लौटा देते तब तक मराठे अपने प्रभाव को आगे नहीं बढ़ा सकते, इसीलिए इसमें दूसरी शर्त के रूप में अंग्रेजों के द्वारा जीते हुए जो प्रदेश थे वो अंग्रेजों के पास ही रखे गए, अर्थात वो वापस नहीं लौटाएंगे। तीसरा, जब तक अंग्रेज इन शर्तों को पूरा नहीं करेंगे तब तक अंग्रेजों के 2 अधिकारी किसके पास रहेंगे? मराठों के शरण में रहेंगे। तो यहाँ पर अब की बार जो है शर्तें वो मराठों के पक्ष की है। मराठों का प्रभाव या पलड़ा भारी है, क्योंकि पहले में अंग्रेजों पर दबाव बनाया गया है कि राघोबा को मराठों के हवाले कर दिया जाए। दूसरे में अंग्रेजों के जीते हुए जो प्रदेश थे वो नहीं लौटाएंगे तब तक ये संधि पूर्ण नहीं मानी जाएगी। तो यानी अंग्रेजों को ये जीते हुए प्रदेश भी वापस लौटाने को विवश किया गया। और तीसरा महत्वपूर्ण जो था वो था, जब तक अंग्रेज इन शर्तों को पूरी तरह नहीं मान लेते हैं तब तक बड़गांव का समझौता पूर्ण नहीं माना जाएगा। तो ये 3 शर्तें इसमें रखी गई थी। उसके बाद जो घटनाक्रम रहा बड़गांव के समझौते के बाद, उसके लिए कहा जाता है कि अंग्रेज़ों के लिए ये संधि एक अपमानजनक थी, एक बहुत बड़ा अपमान था। इसीलिए होर्डिंग्स ने कहा भी है कि जब मैं संधि की शर्तों को पढ़ता हूँ या संधि की शर्तों को देखता हूँ तो मेरा सिर लज्जा से झुक जाता है। किसने कहा है? अंग्रेज गवर्नर थे होर्डिंग्स, उन्होंने इस बड़गांव की संधि समझौते के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि जब मैं इस संधि शर्तों के समझौते को पढ़ता हूँ तो मेरा सिर लज्जा से झुक जाता है। तो इससे पता लगता है कि किस प्रकार अंग्रेजों की इसमें हार हुई। आगे देखिए, हेस्टिंग ने जब उस समझौते को स्वीकार न करके पुनः सेनाएं भेजकर मराठों से युद्ध करना उपयुक्त समझा, क्योंकि हेस्टिंग जान गया, क्योंकि समय के अनुसार वो समझ गया कि अब हमें क्या करना चाहिए, अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहिए। तो हेस्टिंग ने इस बड़गांव के संधि समझौते को स्वीकार नहीं किया और क्या किया, मराठों पर आक्रमण के लिए अपनी सेनाएं भेजी और युद्ध करने का निर्णय लिया, जिसमें सेनाओं को 2 तरह से भेजा, जिसमें एक सेना का नेतृत्व कर्नल फोफम के नेतृत्व में किया गया और दूसरी सेना का नेतृत्व कर्नल गॉर्डन के नेतृत्व में किया गया। यानी कि 2 व्यक्तियों के मध्य सेना को बांटते हुए किसने? हेस्टिंग ने सेना को भेजा। किसके लिए? मराठों से युद्ध करने के लिए। जिसमें कौन कौन थे? एक सेना का नेतृत्व जो कर रहा था वो कौन था? प्रथम सेना के 2 भागों में सेना को भेजा। किसने? हेस्टिंग ने। प्रथम कर्नल, क्योंकि 2 नाम है जिनको अलग अलग भेजा। पहला कर्नल फोफम के नेतृत्व में सेना भेजी गई और दूसरा कर्नल, ये भी कर्नल ही था, जिसका नाम था कर्नल गार्डन। तो कर्नल गार्डन के नेतृत्व में जो सेना भेजी वो अलग तरीके थे, दक्षिण की ओर गई, और ये सेना भेजी गई वो मध्य भाग से आगे बढ़ी। तो इन दोनों सेनाओं का नेतृत्व अलग अलग कर्नलों के द्वारा किया गया और सेना को इस प्रकार भेजा गया कि मराठों को आसानी से नेतृत्व करते हुए उनको दबा सके। आगे देखिए, जब वो सेनाएं बड़ौदा पहुंची, जिसमें सबसे पहले कर्नल गॉर्डन की सेना अहमदाबाद होते हुए बसीन पर अधिकार करते हुए
बड़ौदा पहुंच गई और उसने बड़ौदा के शासक फतेह सिंह को संधि करने के लिए मजबूर कर दिया। तत्पश्चात महादजी सिंधिया व फोफम के मध्य 13 अक्टूबर 1781 को 13 अक्टूबर 1781 को आपको ये भी याद रखना है, अगर सन जरूर याद रखे, तारीख याद नहीं है। 13 अक्टूबर 1781 को कर्नल फोफम और महादजी सिंधिया के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें गार्डन ने भी मराठों को पराजित कर दिया और धीरे धीरे सेना आगे बढ़ती हुई महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्र पर अधिकार करने लगी। और जब भी उनके मध्य एक समझौता हुआ जो आगे इतिहास में महत्वपूर्ण माना जाता है, और उसका नाम है सालबाई की संधि। कौन संधि है? सालबाई की संधि, जो अगले वर्ष मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये युद्ध हुआ जिसमें कर्नल फोफम और उसके बाद गार्डन ने भी मराठों को पराजित कर दिया, कर्नल गॉर्डन ने, और उसके बाद उनके मध्य एक समझौता हुआ जो 17 अक्टूबर 1782 को जो समझौता हुआ, उसका नाम क्या रखा गया? कौन सी संधि रखी गई उसका नाम? उसका नाम रखा गया, जो महत्वपूर्ण संधि है जिसको हम कहते हैं सालबाई की संधि। कौन सी? सालबाई, शालबाई, इसको शालबाई की संधि कहते हैं। और इस सालबाई की संधि के माध्यम से अंग्रेजों और मराठों के मध्य जो संधि समझौते हुए वो किस रूप में हुए? क्योंकि यहाँ पर संधि समझौता जो है अंग्रेजों और मराठों के मध्य ब्रिटिश सेना का मनोबल बढ़ा, क्योंकि उन्होंने अपने खोए हुए राज्य वापस से पुनः प्राप्त कर लिए और मराठों को अपने राज्यों से हाथ धोना पड़ा। यानी यहाँ पर मराठों की हार हुई। सालबाई की संधि में किसकी हार हुई? मराठों की हार, और विजय किसकी रही? अंग्रेजों की। तो संधि शर्तें किसकी ओर से थोपी जाएगी? अंग्रेजों की ओर से। तो आपको याद रहे कि सालबाई की संधि जो है अंग्रेजों की ओर से की गई है, क्योंकि संधि शर्तें जो है लागू भी किसके ओर से होती है? जो विजित पक्ष होता है। तो यहाँ पर अंग्रेज क्या है? विजित है, इसलिए अंग्रेजों की ओर से ये संधि समझौता किया गया। तो ये कब किया गया? 17 अक्टूबर 1782। शर्तें क्या है? अब इसकी प्रमुख शर्तें देख लेते हैं। शर्तों में क्या क्या रखा गया? अंग्रेजों के द्वारा मुख्य शर्तें क्या रखी गई? तो 4 शर्तें हैं इसमें, मुख्य 4 बातें जिन्हें हम कह सकते हैं। 4 बातों में क्या है? पहली है, अंग्रेजों ने राघोबा का साथ छोड़ने का आश्वासन दिया। पहली शर्त रखी गई कि अंग्रेज क्या करेंगे? राघोबा का बिल्कुल पूरी तरह साथ छोड़ देंगे, जो आश्वासन के रूप में दिया गया। दूसरा, सालसेट और बड़ौच को छोड़कर मराठा राज्य अन्य सभी भूभाग अंग्रेजों के अधिकार से मुक्त कर दिए जाएंगे। यानी अंग्रेजों ने ये कहा, सालसेट और बड़ौच को छोड़कर जो अन्य भूभाग है वो अंग्रेज क्या कर देंगे? अपने अधिकार से मुक्त कर देंगे। तो दूसरी शर्त ये रखी गई। तीसरा, अंग्रेजों ने माधवराव द्वितीय को पेशवा तथा फतेह सिंह गायकवाड़ को बड़ौदा का शासक स्वीकार कर लिया, क्योंकि पहले इस पर ऑब्जेक्शन किया था, विरोध किया था, लेकिन यहाँ पर अब अंग्रेजों ने माधवराव द्वितीय को क्या मान लिया? मराठों का पेशवा मान लिया। और उसके बाद फतेह सिंह गायकवाड़ को बड़ौदा का शासक स्वीकार कर लिया। तो ये तीसरी शर्त में ये रखा गया, जिसको सालबाई की संधि कहते हैं। और चौथा और अंतिम जो था, इस संधि की स्वीकृति के 6 माह बाद पेशवा, कर्नाटक के नवाब तथा हैदर अली के जीते हुए प्रदेश भी लौटा देंगे। इसमें ये रखा गया कि संधि की शर्तें जो है तभी स्वीकृत की जाएगी कि इसके 6 महीने के बाद, यानी 6 माह के बाद पेशवा, कर्नाटक और के नवाब, क्योंकि कर्नाटक में किनका शासन था? नवाब का। और मैसूर में किसका था? हैदर अली का। तो इनके जीते हुए प्रदेश वापस लौटा देंगे। तो ये 4 संधि शर्तें थी। इन्हीं के आधार पर कहा जाता है कि सालबाई की संधि पर जिसने हस्ताक्षर किए उनमें नाम जो लेते हैं हम हेस्टिंग का, और विशेष रूप से इधर महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस से मतभेद होने के कारण कहा जाता है कि दोनों में विचारों में मतभेद था। इसीलिए एक तरफ तो था हेस्टिंग अंग्रेजों की ओर से संधि पर हस्ताक्षर करने वाला, और दूसरा महादजी सिंधिया। तो ये वो संधि समझौता है जहाँ पर मराठों को हार झेलनी पड़ी और अंग्रेजों को इसमें विजय मिली, और उसी के साथ ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया। और कहा जाता है कि 20 वर्षों तक युद्ध विराम के रूप में रहा। हालांकि छोटी मोटी घटनाएं होती रही, लेकिन युद्ध को हम पहले आंग्ल मराठा युद्ध को हम यहाँ तक ही देखते हैं। किसकी संधि के साथ? सालबाई की संधि के साथ ही 1782 में इस युद्ध का अंत मानते हैं। ठीक है, तो ये प्रथम युद्ध कंप्लीट है। अब इसी के साथ हम नेक्स्ट युद्ध लेते हैं,
दूसरा जिसे कहते हैं दूसरा युद्ध, क्योंकि बीच में आपस में संघर्ष तो रहेगा इनके, लेकिन दूसरा युद्ध जो होगा वो कब होगा? आंग्ल मराठा द्वितीय युद्ध। आंग्ल मराठा द्वितीय युद्ध। देखिए, आंग्ल मराठा द्वितीय युद्ध जो रहा वो 1803 से लेकर 6 तक विशेष रहा। इसको हम विशेष इसी रूप से जानेंगे। इसमें क्या रहा? मराठों के आपसी संघर्ष तो लगातार चलते रहे, जिसमें कहते हैं कि पेशवा बाजीराव द्वितीय जो था वो ज़्यादा विशेष योग्य नहीं था, इसलिए 13 मार्च 1880 को नाना फडणवीस की जब मृत्यु हो गई, उसी के साथ कहा जाता है कि मराठों की शक्ति धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी। हालांकि नाना ने जीवित रहने के दौरान मराठों को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया और उसकी मृत्यु के बाद मराठा सरदार आपस में संघर्ष में लिप्त रहते गए और उसी का फ़ायदा उठाकर अंग्रेज़ों ने पुनः वापस युद्ध करने का निर्णय लिया, जिसमें अब गवर्नर चेंज हो जाएगा और अब इस समय गवर्नर कौन आ जाएगा? लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली मैंने लिखा दिया है गवर्नरों की कड़ी, उसी लॉर्ड वेलेस्ली को हम यहाँ देखेंगे, जो कि इस समय का गवर्नर रहेगा द्वितीय युद्ध के समय में। इसने 31 दिसंबर 1802 को कंपनी की ओर से पेशवा के मध्य एक संधि की, जिसका नाम था बसीन की संधि। कौन संधि थी? संधि कौन सी थी? बसीन की संधि। याद रखें, इसमें संधि समझौते ज़्यादा है, इसलिए इसका नाम है बसीन। और किस किस के उम्मीद है? बसीन की संधि यह है कंपनी की ओर से। किसकी ओर से? कंपनी की ओर से की गई है। और इसमें पेशवा और कंपनी के मध्य, पेशवा कौन? माधवराव द्वितीय, जो कि अयोग्य है। तो कंपनी, अंग्रेजों की ओर से कंपनी और पेशवा के मध्य कौन सी संधि है? बसीन की संधि। तो आपको संधि शर्तें याद रखनी है। कब हुई है ये? अच्छा, टाइम भी आपको याद रखना है। 31 दिसंबर 1802। 31 दिसंबर 1802। 31 दिसंबर 1802 को हुई थी ये संधि, पेशवा के मध्य और ब्रिटिश कंपनी के मध्य। ठीक है। इसमें क्या शर्तें रखी गई? इसमें देखो क्या शर्तें रखी गई। पहली शर्त है इसमें कि पेशवा अपने राज्य में 6000 अंग्रेज सैनिक की एक टुकड़ी रखेगा और उसके लिए 26 लाख रुपए वार्षिक आय के रूप में अंग्रेजों को देगा। तो इस संधि शर्त से पता लग रहा है कि इसमें कंपनी ने अपना प्रभाव पेशवा पर बढ़ा दिया है कि एक तो सेना रखेगा 6000 और साथ ही साथ उन सैनिकों का खर्चा उठाएगा और 26 लाख रुपए वार्षिक आय के रूप में भी अंग्रेजों को देगा। तो पहली शर्त ये। दूसरी, पेशवा बिना अंग्रेजों की अनुमति के मराठों के अन्य राज्यों में किसी भी यूरोपियन जाति के साथ क्या नहीं कर सकता? समझौता नहीं कर सकता। यानी पेशवा को यह भी बांध दिया गया कि पेशवा अंग्रेजों की बिना अनुमति के किसी भी यूरोपियन जाति के साथ क्या नहीं कर सकता? समझौता नहीं कर सकता। तीसरा, पेशवा सूरत में अपना अधिकार त्याग देगा, यानी पेशवा को सूरत से क्या करना पड़ेगा? अपना अधिकार त्यागना होगा। और चौथा और अंतिम था, भविष्य में किसी भी राज्य के साथ युद्ध या संधि में बिना अंग्रेजों की सहमति के नहीं की जाएगी। यानी भविष्य में कोई भी युद्ध होता है मराठों के साथ या कोई संधि समझौता होता है तो बिना अंग्रेजों के यानी कंपनी की अनुमति के बिना वो संधि समझौते नहीं कर सकते। कौन? मराठे। तो ये 4 बातें इसमें निर्धारित की गई। अब इस संधि का कुछ महत्व भी है, क्योंकि संधि के द्वारा ही पेशवा ने मराठों के सम्मान और उनकी स्वतंत्रता को क्या कर दिया? अंग्रेजों के हाथों में बेच दिया। क्योंकि कहा जाता है कि पेशवा ने जब यह समझौता किया, जिसको हम बसीन का समझौता कहते हैं, इसमें यहाँ पर बुरी तरह से मराठों की हार मानी जाती है। क्या मानी जाती है? मराठों की हार मानी जाती है। और मराठों की हार जो थी, उसी के साथ विद्वान और इतिहासकार ये मानते हैं कि पेशवा ने मराठों की शक्ति को क्या कर दिया? अंग्रेजों के सामने नतमस्तक होकर बेच दिया, अर्थात उनके सम्मान और स्वतंत्रता को अंग्रेजों के हाथों में बेच दिया। इसी से मराठा शक्ति की प्रतिष्ठा को क्या लगा? धक्का लगा। जब ये समझौता हुआ और पेशवा ने खुद ऐसा कर लिया, कबूल कर लिया अंग्रेजों की नीतियों को, इससे मराठा शक्ति को गहरा आघात पहुंचा और उसी के साथ परिणाम स्वरूप लॉर्ड वेलेस्ली ने इस संधि को लागू करते हुए मराठों को क्या कर लिया? पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया। तो ये थी युद्ध होने से पूर्व की संधि है। अब उसी के आधार पर द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध आरंभ होगा और इस युद्ध में देखो क्या घटनाक्रम रहता है। बसीन की संधि के बाद जून 1803 में
बाजीराव द्वितीय को पुनः अंग्रेजों का संरक्षक मिलने के कारण पेशवा बना दिया गया। अब यहाँ पर पेशवा चेंज हो गया है क्योंकि बाजीराव द्वितीय को पुनः बनाया गया, बीच में हटा दिया गया था। तो यहाँ पर बाजीराव द्वितीय को जून 1803 में अंग्रेजों का संरक्षण मिलने के कारण पुनः पेशवा बना दिया गया। मराठों ने अपने आत्मगौरव को प्राप्त करने के लिए एक होकर अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ने का निश्चय किया। अब मराठे समझ गए कि अब मर मिटने का समय आ गया है, इसलिए उन्होंने मराठों ने एकजुट होकर अंग्रेजों के विरुद्ध अपना अभियान या युद्ध या संघर्ष को करने का निर्णय लिया। और उसी के परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1803 में 7 अगस्त टाइम चालू हो गया है। 7 अगस्त 1803 में 7 अगस्त 1803 में मराठों व अंग्रेजों के मध्य युद्ध आरंभ हुआ, जिसमें मराठों की ओर से भोंसले ने नेतृत्व किया। अब यहाँ पर याद रखना है कि मराठों का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? भोंसले, ठीक है। मराठों की ओर से भोंसले थे और अंग्रेजों की ओर से इसमें नेतृत्व करने वाले उस समय लॉर्ड वेलेस्ली का योगदान विशेष उल्लेखनीय माना जाता है। 17 सितंबर 1803 को मराठों के परास्त होने पर 17 सितंबर, देखो अगस्त से युद्ध आरंभ हुआ और 17 सितंबर में और 1803 में मराठे पराजित हो गए और होने पर उनके साथ एक संधि या समझौता किया गया जिसे देवगढ़ की संधि कहते हैं। तो 17 सितंबर 1803 को एक समझौता किया गया मराठों के साथ जिसे देवगढ़ की संधि या देवगढ़ का संधि समझौता कहा जाता है। तो याद रखें, देवगढ़ का संधि समझौता किस किस के बीच हुआ? अंग्रेजों और मराठों की ओर से कौन? भोंसले के मध्य किया गया, जिसे देवगढ़ की संधि कहते हैं। इसी समय आगरा के आसपास लासवाड़ी नामक स्थान पर अंग्रेजों ने सिंधिया को भी पराजित कर दिया। माधवराव सिंधिया जो था उसको भी क्या कर दिया? पराजित कर दिया। और 1804 में होलकर को भी लॉर्ड वेलेस्ली ने कोटा के निकट मुकुंदरा हिल्स जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर उसे युद्ध में पराजित कर दिया। और इस प्रकार 1804 में भी क्या हो गए? मराठे पूरी तरह पराजित हो गए। और इसी प्रकार घटनाक्रम आगे बढ़ता गया और 1805 में वेलेस्ली ने भारत से चले जाने के बाद उसके स्थान पर जब लॉर्ड कॉर्नवालिस आया, क्योंकि वेलेस्ली का टाइम 5 तक है, 1798 से लेकर 5 तक का, और जब ये चला गया तब उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत आया। और कॉर्नवालिस के भारत आने के साथ ही कहा जाता है कि इस युद्ध का घटनाक्रम कुछ समय के लिए ही रहा और बाद में धीरे धीरे इनके मध्य 1806 में समझौता हो गया और उसी के साथ ये युद्ध समाप्त हो गया, जिसको हम द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर जो समझौता हुआ वो बड़गांव समझौते की शर्तों के अनुसार ही कहते हैं कि यहाँ पर उन्होंने पूरा करते हुए उसका बदला लेते हुए अंग्रेज़ों को पराजित किया और युद्ध को यहीं समाप्त करते हुए मंदसौर की संधि की, कौन सी संधि की? समझौता करते हुए उनके साथ एक समझौता किया और उसी समझौते के साथ इस युद्ध को समाप्त कर दिया। और उसके बाद तीसरा युद्ध जिसे आंग्ल मराठा तृतीय युद्ध कहते हैं, ये थोड़े समय के विराम के बाद है, जो 1817 से लेकर 1818 के मध्य है। तो ये नेक्स्ट क्लास में लेंगे हम। आज इतना ही काफ़ी, जिसमें 2 युद्ध हो चुके हैं। तीसरा युद्ध जो है हम अगली क्लास में लेंगे। धन्यवाद।